ऋग्वेद कालीन शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करती थी। सापेक्षता यानी रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी किससे? तो हम हैं तो हमारा अस्तित्व किसी के कारण है। किसके कारण है? तो प्रकृति के कारण है। इसीलिए वैदिक कालीन जितनी भी ऋचाएँ हैं, जो भी सूक्तियाँ हैं, सभी प्रकृति के स्तुति, प्रकृति के पूजा मतलब टू गिव रिस्पेक्ट, तो उस पर आधारित थी। तो ये रिलेटिविटी के महत्व को उस समय अंगीकार कर लिया गया था कि हमारा अस्तित्व दूसरे के कारण है, हम अकारण नहीं हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में अपने आप वो स्वयं का अस्तित्व उसका नहीं है। उसका अस्तित्व तब है जब कोई दूसरा उस रिलेटिविटी का, उसके सापेक्ष का वस्तु है या कोई भी चीज़ है। ये बहुत बड़ी बौद्धिक दक्षता प्राप्त कर ली थी, समझिए, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता ने। तो उसकी शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड थी। चाइल्ड सेंटर्ड इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उस समय आश्रम वाली शिक्षा थी। बच्चों को आ करके आश्रम यानी आओ और श्रम करो, इस विधान पर आधारित थी। तो श्रम करने से बच्चों के या व्यक्ति के चारित्रिक व्यवहार में परिवर्तन होता था। केवल रट्टा मार करके 5 क्वेश्चन याद कर लेना, परीक्षा में लिख लेना, इससे न तो बौद्धिक स्तर में विकास होता है, न व्यवहारिक परिवर्तन होता है। लेकिन ऋग्वेद कालीन व्यवहार जो शिक्षा थी वो चाइल्ड सेंटर्ड थी। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद से करके देखो तब व्यवहार में परिवर्तन आया या बौद्धिक स्तर में विकास हुआ, तब जाना जाता था कि हाँ ये शिक्षित हुआ या नहीं हुआ। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य दार्शनिक विकास यानी कि आध्यात्मिक विकास था। स्व कल्याण से लेकर के जगत कल्याण, वहाँ तक को लक्ष्य माना जाता था कि अगर व्यक्ति जगत कल्याण की ओर समर्पित हो जाता है तो उसे शिक्षित कहा जाता था। यही कारण है कि उस समय शिक्षा प्राप्त करना बहुत जटिल प्रक्रिया थी। सभी लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। बहुत लोग तो छोड़ ही देते थे। उससे ज़्यादा आसान था खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, अन्य वृत्ति करना। लेकिन जो है शिक्षा प्राप्त करना तो बहुत कठिन था। इसीलिए विद्यार्थी जो अधिक उसमें नामांकन ही नहीं लेते थे और उधर ड्रॉप आउट होकर के दूसरी तरफ चले जाते थे, जो आसान वृत्ति थी उधर। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना थोड़ी जटिल थी। और दूसरी समस्या क्या थी कि भाषा क्लिष्ट थी, संस्कृत में थी, तो उसको डिकोड करने का प्रयास किया गया, रिसर्च किया गया, भाषा पर रिसर्च हुआ, घनघोर रिसर्च हुआ। और पाणिनि ने क्या किया कि ऐसी मान्यता है कि भगवान माहेश्वर ने जो डमरू बजाया, डमरू से 14 सुर निकले और उन 14 सुरों को पाणिनि ने जो है सुन करके व्याकरण लिखा। वो 14 सूत्र क्या है? वो है आई उन रील रिक एवंग एवं चहया वरट लन जमंग जननम जनम जय जब गड धस कयप सस सर हल। तो ये 14 सूत्रों की सहायता से पाणिनि ने व्याकरण लिखा और जब व्याकरण बन गया तो संस्कृत भाषा डिकोड हो गई। और जब डिकोड हो गई तब वो सरल हो गई। आम जन जो है ये वेद की शिक्षा को समझ पाने लगे, शिक्षा आम जनों तक पहुंच पाने में सक्षम होने लगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शिक्षा को आम जनों के लिए सक्षम बनाना, आम जनों के दरवाजे तक पहुंचाना, ये एक उपलब्धि थी। इस प्रकार से शिक्षा में उस समय ये गुणात्मक बदलाव हुआ और ये शिक्षा जो है लर्निंग एरियाज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि एक ऋग्वेद ही नहीं था, इसके अलावे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी थे, जिसमें कि वैदिक गणित, मेडिकल साइंस और गायन बजायन, उस पर भी रिसर्च चल रहा था। तो रिसर्च के दौरान और भी नई नई विधाएँ और उनका भी विधाओं का सब्जेक्ट एरियाज का क्रिएशन होने लगा। इस प्रकार से अब ये आश्रम सिस्टम के बाद यूनिवर्सिटीज बनी, तक्षशिला बना, फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, विक्रमशिला बनी, उदंतपुरी बनी। इस प्रकार से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी जिसमें लाखों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने लगे और एक से अधिक विधाओं में शिक्षा ग्रहण करने लगे, यानी कि सेकुलर एजुकेशन की शुरुआत हो गई। उसके बाद जो है
आप विद्वान को देखिए उस समय, जैसे पाणिनि है, कात्यायन है, चाणक्य है, पतंजलि है, विष्णुगुप्त, विश्वामित्र, अश्वघोष, इस प्रकार से अनंत विद्वान हुए जिन्होंने शिक्षा को और भी सरल बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल काम किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैदिक काल की शिक्षा जो है, वैदिक काल ने, ऋग वैदिक काल ने, उत्तर वैदिक काल ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया और शिक्षा को सरल बनाया, संस्कृत भाषा को डिकोड किया, अनुसंधान, रिसर्च, और ये एजुकेशन फॉर ऑल है। वेद का मंत्र, वेद की सूक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो जो चाहे पूरे विश्व में, पश्चिम तो आज भी उस पर रिसर्च कर रहा है, पहले भी कर रहे थे, और उसके थीम को अंगीकार भी किया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उक्ति को सूक्ति को पढ़ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं, वाद विवाद का डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उस पर डिबेट कर सकते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वेद सही है या गलत है। वेद कहता है कि हमको देखो, जानो और उस पर डिस्कशन करो और हमारे सिद्धांत को काटो। इस प्रकार से वेद जो है वो संकीर्णता को बढ़ावा नहीं देती है, वो ब्रॉडनेस को बढ़ावा देती है। इस प्रकार जो कि शिक्षा में दर्शन की गहराई को महत्व देती है, उसमें संकीर्णता को नहीं देती है। इसलिए पश्चिम भी आज भी, पश्चिम में विज्ञान जो है, पश्चिम का विज्ञान इस पर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च यही ये हमारी वेद संस्कृति ही है जिस पर की रिसर्च चलती है। अन्य पंथों में देखिए ना, उस पर रिसर्च को कहाँ अलाउ किया गया। हमारी संस्कृति में वेद अलाउड है, आप रिसर्च करिए, दूसरे जगह नहीं है। इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक काल जो है बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अब आगे अगले एपिसोड में फिर देखेंगे इसको।